अगला एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr+2 और Fe+2 एंड वाई। यहां पे फिर क्वेश्चन मार्क कर देना, ये क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए एंड वाई। सवाल लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। अब काफी अच्छा सवाल सुन लो और फिर लिखना। पहले शांति से मेरी बात को सुन लीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन इन दोनों में से Cr+2 में और Fe+2 में कौन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। हेलो हेलो। तो मतलब हमें यह देखना है कि क्रोमियम+2 से आगे ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा पसंद कर रहा है कि Fe+2 से ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा पसंद कर रहा है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात है, हालांकि अगर इसको आराम से समझ लोगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए पहले कह रहा हूँ सुन लो। देखो, अब सिर्फ कन्फिग्रेशन देख के बात करेंगे बच्चों तो क्रोमियम+2 का सबको पता है। क्रोमियम+2 का कन्फिग्रेशन है 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d का एक बचेगा 3d4। और Fe+2, Fe क्या होता है? 4s2 3d6। Fe+2 है तो 4s के 2 चले गए तो बचा 3d6। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और दे रहा है ऑक्सीडाइज करने के लिए तो क्रोमियम+2 से +3 आ जाएगा और Fe+2 से +3 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं बच्चों तो क्रोमियम पहुंच जाता है 3d4 का एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 3d3 में, और लोहा यानी कि Fe अगर Fe+3 में आता है तो ये 3d6 से हो जाता है 3d5। अब पॉइंट ये है, इसलिए पहले कह रहा हूं मैं सुन लो, पॉइंट ये है कि 3d3 क्रोमियम के केस में भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? 3d3 क्रोमियम के केस में इसलिए स्टेबल है तो क्योंकि जो क्रोमियम होता है वो उसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो होती है वो अच्छी खासी होती है। अगर डी ऑर्बिटल्स की बच्चों स्प्लिटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए फिर से, अगर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी तो नीचे आएंगे 3 और ऊपर आ जाएंगे 2। हेलो। और क्रोमियम के केस में स्प्लिटिंग अच्छी खासी होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं 3d3 की बात करूँ तो ये कोई कमज़ोर कन्फिग्रेशन नहीं है, ये स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। हेलो हेलो। अच्छा, अब वही मैं अगर आयरन लोहे की बात करूं तो लोहे का जो 3d5 कन्फिग्रेशन है वो भी हाफ फील्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि लोहे के केस में स्प्लिटिंग इतनी प्रोमिनेंट होती नहीं है। हेलो हेलो। अच्छा, तो लोहे के केस में हमने देखा है उसका कौन सा, उसका 3d5 कन्फिग्रेशन को हम क्या कहते हैं? इसके 3d5 को हम कहते हैं स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो पॉइंट कंफ्यूजिंग ये हो जाता है बेटा कि ये भी हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है लेकिन ये स्प्लिटिंग के बाद के कारण है, और ये भी हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है लेकिन ये बिना स्प्लिटिंग किए। सर अगर आप दोनों स्टेबल हैं तो ज़्यादा अच्छा कौन? तो अब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एकदम 19-20 का फासला रह जाता है। अब मैं पहले आपको ये बात समझा दूं कि सर यहाँ पे इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको भी वाइट बोर्ड खोल के एक बार फिर आपको ये समझाता हूँ। देखो पॉइंट क्या है बेटा, सर स्प्लिटिंग तो तब होती है ना डी ऑर्बिटल की जब कोई क्या आता है बच्चों सामने? लिगेंड। सर फिलहाल तो हम केवल मेटल आयंस की बात कर रहे हैं, कोई लिगेंड तो है नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हम बना नहीं रहे, हम तो आयन की बात कर रहे हैं बेटा। लेकिन आयन बनता भी कहाँ पे है? पानी में। हेलो भाई, आयंस तो पानी में ही बनेंगे ना। हेलो बोलना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम से हाँ नहीं सुना है मैंने। अच्छा, तो क्या पानी जिसमें कोई भी आयन घोल के हाइड्रेट होके बनता है, क्या पानी में भी ऑक्सीजन में लोन पेयर नहीं है? क्या पानी भी अपने लोन पेयर को खाली ऑर्बिटल्स में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता? कर सकता है। तो क्या पानी भी एक लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता? सच्चाई ये है कर सकता, करता भी है। मतलब सर, मतलब बेटा सब में होती है। इन जनरल स्प्लिटिंग तो हर डी ब्लॉक के कैटायन में होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक का कैटायन ही पानी में डिसॉल्व होगी। अरे यार कोई भी सॉल्ट, मैं कहता हूँ डी ब्लॉक का कंपाउंड का मेटल का सॉल्ट है, वो सॉल्ट आयनाइज तो पानी में जाके ही होगा। सर पानी तो हमेशा ही मौजूद है। अच्छा, तो सर डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग भी हमेशा होगी? होगी। तो सर आपने ये क्यों कहा कि कुछ में स्प्लिटिंग होती है और कुछ में नहीं? फिर तो सब में होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं,
क्रोमियम के केस में पानी जब एज अ लिगेंड बिहेव करता है तो ये स्प्लिटिंग प्रोमिनेंट होती है। प्रोमिनेंट मतलब अच्छी खासी। आप अगर गौर करो तो यहाँ पे मैंने जान के ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये ज़्यादा डिफरेंस रखा है। वही अगर मैं आयरन की बात करूं, मैं लोहे की बात करूं, तो लोहे के केस में भी बेटा पानी एज अ लिगेंड बिहेव करता है तो स्प्लिटिंग तो होती ही है, लेकिन ये जो स्प्लिटिंग है ना बेटा ये बहुत नॉमिनल, बहुत मिनिमम होती है। अच्छा, तो बहुत मिनिमम होने से क्या होता है, अब जैसे समझो हमारा नियम हमको क्या सिखाया है, सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरो, क्वांटम थ्योरी की 11th की बेसिक बात कर रहा हूँ। नियम क्या कहता है, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कौन सा ऑर्बिटल भरो जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो मान लो हमें क्रोमियम की पहले बात कर रहा हूँ, क्रोमियम का पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा ये पहला, दूसरा कहाँ जाएगा इधर, तीसरा कहाँ जाएगा इधर, अब चौथा कहाँ जाएगा। बोला जाता है ना जब सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल को पूरी फिलिंग हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग फिर पेयरिंग करना चालू कर दो। मतलब यहाँ पे चौथा कहाँ जाएगा, पेयर होगा। हेलो, पांचवा कहाँ जाएगा, पेयर होगा। छठवां कहाँ जाएगा, पेयर होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, अगर मैं बात करूं लोहे की, आयरन की, तो स्प्लिटिंग तो इसकी भी हुई है, लेकिन नियम फिर से लगाओ। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाता है सर, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। पहला यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा। अब लेकिन बेटा चौथा इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सर। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी जब सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल हो। अरे यार इसकी स्प्लिटिंग ना बहुत मिनिमम है, इसकी जो स्प्लिटिंग है ये स्प्लिटिंग इज ऑलमोस्ट जीरो, नगण्य। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में, भाई एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो करेंगे। हाँ, तो अगर खाली कमरा मिल रहा है, मतलब बोला जाता है ना सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल को पहले सिंगली फिल्ड कर लो, तो बेटा ये लगभग सिमिलर एनर्जाइज्ड ही है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भले स्प्लिटिंग हो लेकिन फिर भी ऊपर ही, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लग रही ना। भाई मान लो करंट बहता है, मान लो इसको फिजिक्स से थोड़ा सा समझाऊं। भाई अगर 10 एम्पियर का करंट आता है, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे चला जाए। ऊपर मान लो 10 ओम है और नीचे 1 ओम है। आप बताओ करंट का थोड़ा सा मैक्सिमम नीचे जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्या? नहीं सर, ऊपर करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है हर व्यक्ति, ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ये बहुत अंदर एटॉमिक लेवल पे हमको देख, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से भी दिख जाता है। सारा का सारा करंट बेटा नीचे से ही फ्लो कर जाएगा, ये मालूम है, इतना तो फिजिक्स आती है आपको। हेलो। यस सर। मतलब 10 ओम वाले में तो करंट थोड़ा भी नहीं जाएगा, मैक्सिमम पूरा का पूरा करंट नीचे से बह जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो काम आसानी से होता है, भाई व्यक्ति, हम तो फिर भी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो भाई यूनिवर्स की फिजिक्स फॉलो करता है, तो ये तो पूरा पूरा यहाँ बह जाएगा। अच्छा, वैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो मान लीजिए मेरे पास पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है। चौथे इलेक्ट्रॉन में बेटा पेयरिंग हम तब करते हैं ना जब सिमिलरली एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो, क्योंकि पेयर करने में भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माना उनका मैग्नेटिक मोमेंट कट जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो हो ही जाएगा ना, तो पेयर करने में भी कुछ एनर्जी लगेगी। तो पेयरिंग एनर्जी जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत कम होती है ना, तो पेयरिंग एनर्जी में ज़्यादा मेहनत लगती है। ये ऊपर वाले को भी लगभग सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल ही मानेगा। हेलो हेलो हेलो। इसीलिए लोहे के केस में 3d5 ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और मैंने आपको पहले ये बोला हुआ था कि लोहे के केस में स्प्लिटिंग बहुत प्रोमिनेंट, शायद मैंने तब, आपको याद होगा कि होती नहीं है, अब मैं उसको संशोधित कर रहा हूं, शायद मैंने तब भी बोला होगा, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती। वो बहुत प्रोमिनेंट वाली बात अब मैं आपको समझा पा रहा हूं कि वाटर एज अ लिगेंड, हाँ अब सर एक प्लस चार्ज का दूसरे माइनस चार्ज का इंटरैक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा ना। तो भले पानी है एज अ लिगेंड, पानी क्रोमियम के साथ स्प्लिटिंग अच्छी खासी करता है, वही पानी लोहे के साथ स्प्लिटिंग बहुत बहुत मिनिमम करता है। और इस चक्कर में स्प्लिट, भाई पानी, कोई भी मेटल आयन अगर पानी में आएगा तो लिगेंड तो है ही, तो सर स्प्लिटिंग तो हो ही, लेकिन स्प्लिटिंग बहुत मिनिमम कुछ केसेस होने के कारण उसमें
3d5 कॉन्फ़िगरेशन को ही हम हाफ फील्ड मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम स्प्लिटिंग है ही नहीं। वहाँ पे ऊपर वाले को यहाँ क्रोमियम में वो हायर ऑर्बिटल मान रहा है, यहाँ पे वो हायर ऑर्बिटल मान ही नहीं रहा, क्योंकि पेयर करने में ज़्यादा मेहनत लग रही है, इसलिए वो ऊपर हो जाता है। हेलो हेलो, अच्छा इतनी बात राइट है। हेलो, तो माना सर हमने कि लोहा भी लगभग स्टेबल है और क्रोमियम भी स्टेबल है। अब बात आती है ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3d3 क्रोमियम की कि 3d5 लोहे की। सर कम सही, लेकिन है स्प्लिटिंग है तो सही। एग्जैक्ट अगर स्प्लिटिंग होनी ही है पानी की मौजूदगी में, तो एग्जैक्ट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन कहलाएगा, क्रोमियम का कि आयरन का? हेलो, क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम तो एक्चुअली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया। आयरन के केस में हाँ पेयरिंग नहीं हो पाई, तो 3d5 ये ऊपर ही चला गया, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ही फील्ड है सब में। माना वो भी नॉर्मल पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन से वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एग्जैक्ट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन तो वो नहीं है। जब भी हमको थ्योरेटिकली जवाब देना होता है तो हम 3d5 आयरन का हाफ फील्ड मानते हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी हुआ है कि बेटा 3d5 को हाफ फील्ड मानना है या नहीं मानना है, आपको लगभग सवाल ही बता देंगे। ऑब्वियस सी बात है इस सवाल में, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ आपको ये स्मरण में रखना पड़ेगा कि लोहे के केस में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है यूजिंग पानी एज अ लिगेंड, क्रोमियम के केस में ज़्यादा होती है। 3d5 आयरन का भी स्टेबल है, लोहे का भी स्टेबल है, हाफ फील्ड ही माना जाता है लगभग। 3d3 क्रोमियम का भी स्टेबल है, हाफ फील्ड ही माना जाता है कि हाफ फील्ड है ही। इस चक्कर में क्रोमियम थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। क्रोमियम जब 3d3 कॉन्फ़िगरेशन लाया तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ गया। हेलो, बोलना पड़ेगा। हेलो, यस सर, बोलना पड़ेगा। हेलो, हेलो, यस सर। बस। तो इसलिए अब आप बताओ क्रोमियम +2 से +3 में जाने की इच्छा ज़्यादा रखेगा कि लोहा +2 से +3 में जाने की इच्छा ज़्यादा रखेगा? आप बोलो, राम गाथा खत्म हो गई भाई, जवाब तो दे दो। क्रोमियम +2 से +3 में जाने की इच्छा ज़्यादा रखेगा कि लोहा Fe +2 से +3 में जाना ज़्यादा पसंद करेगा? अरे जवाब तो दे दो, पूरी राम कहानी गा दी। क्रोमियम, क्योंकि वो एग्जैक्ट हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है। जब इसको बनने में ज़्यादा मज़ा आएगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से बनना चाहेगा, ज़्यादा अच्छे से तेज़ी से ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो सामने वाले को रिड्यूस, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हेलो, चलिए अब आप थ्योरी लिख सकते हैं बच्चों। थ्योरी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ये देखो बेटा, लिखना चालू करेंगे। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, क्रोमियम +2 से +3 की, ये T2G3 Eg0 है, Fe +2 से +3 की, ये 3d5 ही है। लिखेंगे इन मीडियम लाइक वाटर, जान के पानी में मैंने लोन पर भी दिखाया ताकि ये समझा सकूँ कि ये लिगेंड है, कॉमा D3 इज अ स्टेबल T2G3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5 कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू, ये जो स्प्लिटिंग होती है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग्स, टूटना, किसका टूटना, ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी पहले बराबर थी, उनकी अब एनर्जी बराबर नहीं बचती, वो स्प्लिट हो जाते हैं। हेलो हेलो, चलो अब छाप। सवाल में फिलहाल हमने 3D सीरीज के मेटल बोले, मेटल प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज ऑलवेज ट्रू। बट कॉपर भले तो मैं भी मेटल है सर, ये एसिड के साथ नो रिएक्शन क्यों दिखा रहा है, इसका रीजन हमको समझना है। चलो शुरू करें।